काबुल से दिल्ली आए तालिबान सरकार के मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब कोई महिला पत्रकार नहीं दिखी तो लोगों ने सवाल पूछे कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत में हो रही है या अफगानिस्तान में, क्योंकि काबुल में तो तालिबान जो चाहता है वो हो जाता है। महिलाओं को अपने अधिकारों से जितना वंचित रखा जा सकता है वो रख रहे हैं, लेकिन क्या भारत में भी वो ऐसा कर सकते हैं? सरकार कह रही है कि अफगान एम्बेसी के अंदर उनकी कोई जुरिडिक्शन नहीं है। तालिबान ने इसे टेक्निकल ग्लिच बताया। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकार दिखीं और बढ़ चढ़कर सवाल भी पूछे। अब इस पूरे मामले को लेकर क्या राजनीति चल रही है, जानेंगे। इसके अलावा बात ट्रंप और मेलोनी के वायरल वीडियो को लेकर भी करेंगे। शहबाज शरीफ इसी मंच पर क्या बोले वो भी जानेंगे। साथ ही हमास की कैद में रहे उस नेपाली शख्स की बात करेंगे जिसकी मौत की खबर अब 2 साल बाद मिली है। आखिर में बात होगी बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर मचे नए बवाल की। मेरा नाम है खुशबू और आप देख रहे हैं आज का जस्ट। पहली खबर अफगानिस्तान को लेकर है। काबुल से दिल्ली तक इस हफ्ते जो तस्वीरें आईं वो कई लोगों को चौंकाने वाली थी। तालिबान सरकार का कोई मंत्री खुलेआम भारत के विदेश मंत्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। सामने बैठी थी भारतीय महिला पत्रकार जो सवाल पूछने के लिए हाथ उठा रही थी। तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी जवाब दे रहे थे। यही वो पल था जिसने सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा चर्चा बटोरी, क्योंकि दुनिया के जिस देश में महिलाएं अब भी स्कूल, कॉलेज और दफ्तर नहीं जा सकती, वहां के मंत्री भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनके सामने महिलाएं थीं जो खुलकर सवाल कर रही थीं। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, बल्कि तालिबान और भारत के रिश्तों में आ रहे नए मोड़ की कहानी थी। 2021 में जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया था, तब भारत ने अपनी एम्बेसी बंद कर दी थी, सारे वीज़ा रद्द कर दिए थे और अफगानिस्तान से अपने सारे अधिकारी वापस बुला लिए थे। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि 4 साल बाद वही तालिबान मंत्री भारत की ज़मीन पर उतरेंगे और यहाँ 8 दिन तक बैठक का सिलसिला चलेगा। अमीर खान मुत्ताकी की ये यात्रा इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि तालिबान सरकार के किसी भी मंत्री की यह अब तक की सबसे बड़ी और सबसे लंबी यात्रा है। मुत्ताकी को संयुक्त राष्ट्र ने अस्थायी छूट दी, जिससे वो रूस से होते हुए दिल्ली पहुंचे। उनका एजेंडा साफ था, भारत के साथ रिश्ते सुधारना, व्यापार और निवेश बढ़ाना और अफगानिस्तान के लिए मान्यता की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाना। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात में मुत्ताकी ने कहा कि भारत अब उनका करीबी दोस्त है और इस यात्रा से दोनों देशों के बीच भरोसा बढ़ेगा। वहीं जयशंकर ने कहा, हम अफगानिस्तान की संप्रभुता और स्वतंत्रता का पूरा सम्मान करते हैं, पर असली कहानी इस कूटनीतिक बयानों से ज़्यादा गहरी है, क्योंकि इस समय अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के बीच रिश्ते एक नए समीकरण में ढल रहे हैं। पाकिस्तान कभी तालिबान का सबसे बड़ा समर्थक माना जाता था। 1990 के दशक में जब तालिबान ने पहली बार सत्ता संभाली थी, तब इस्लामाबाद ने सबसे पहले उन्हें मान्यता दी थी। लेकिन हाल के महीनों में तालिबान और पाकिस्तान के बीच रिश्ते बुरी तरह बिगड़ चुके हैं। वजह है पाकिस्तान में सक्रिय तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी TTP। इस ग्रुप पर इस्लामाबाद में कई आतंकी हमलों का आरोप है और पाकिस्तान का कहना है कि TTP को अफगानिस्तान की ज़मीन से समर्थन मिल रहा है। पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान ने कई बार अफगान सीमा के अंदर हवाई हमले किए, जिनमें कथित तौर पर TTP के ठिकाने निशाने पर थे। इसके जवाब में तालिबान ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है। इस टकराव ने दोनों देशों के रिश्तों को उस मुकाम पर ला दिया है जहां अब खुलेआम पाकिस्तान के मंत्री अफगानिस्तान को दुश्मन देश कहने लगे हैं। इस बीच भारत ने तालिबान के साथ बातचीत शुरू करके पाकिस्तान को एक तरह से कूटनीतिक झटका दिया है। भारत पहले तालिबान के खिलाफ रहा है। उसने अमेरिका समर्थित अफगान सरकार का साथ दिया, अरबों डॉलर की मदद की और सड़कें, डैम, संसद भवन तक बनाए। लेकिन जब 2021 में तालिबान सत्ता में आया तो भारत ने पहले दूरी बनाई, फिर धीरे धीरे व्यापारिक रुख अपनाया। 2022 में भारत ने काबुल में एक टेक्निकल टीम भेजी जो मानवीय मदद के वितरण पर नजर रखे। फिर धीरे धीरे संपर्क बढ़ाया गया। अब भारत ने अपनी एम्बेसी दोबारा खोलने का ऐलान कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक पिछले साल नवंबर में भारत ने तालिबान को दिल्ली में राजदूत नियुक्त करने की अनुमति दी थी। उनके कॉन्सुलेट मुंबई और हैदराबाद में भी खुल चुके हैं। इस बढ़ते संपर्क की बड़ी वजह सुरक्षा है। भारत नहीं चाहता कि अफगानिस्तान किसी आतंकी संगठन के लिए सुरक्षित ठिकाना बन जाए।
तालिबान ने वादा किया है कि अफगान जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए नहीं किया जाएगा। मुत्ताकी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही दोहराया कि हम भारत की चिंताओं को समझते हैं और किसी भी आतंकी गतिविधि की इजाज़त नहीं देंगे। दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि क्या भारत तालिबान से रिश्ते सुधारते वक्त अफगान महिलाओं की आवाज़ को अनदेखा कर रहा है। मुत्ताकी से जब महिला रिपोर्टर्स ने पूछा कि अफगानिस्तान में कब महिलाएं स्कूल और कॉलेज जा पाएंगी, तो उन्होंने जवाब दिया, हम अपनी इस्लामी परंपराओं के भीतर समाधान निकालेंगे। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कई लोगों ने लिखा कि भारत को तालिबान के साथ मंच साझा नहीं करना चाहिए था, जब वही तालिबान महिलाओं की शिक्षा और रोजगार के अधिकार छीन चुका है। भारत सरकार ने इस पर सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन विदेश मंत्रालय के सूत्रों का कहना था कि भारत हर बातचीत में महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा के मुद्दे को उठाता है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि तालिबान के शासन में अब तक हजारों महिलाओं को स्कूल और यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। देश में महिला पत्रकारों की संख्या 80% घट चुकी है। कई महिला कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया या गायब बताया गया। फिर भी भारत जैसे देश के लिए अफगानिस्तान को पूरी तरह नज़रअंदाज करना मुश्किल है, क्योंकि अफगानिस्तान का भौगोलिक स्थान, मध्य एशिया तक पहुंच और चीन पाकिस्तान कॉरिडोर के संतुलन में अहम है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इजिप्ट के शर्म अल शेख में हुए गाजा पीस समिट में जब दुनिया के करीब 30 नेता मंच पर मौजूद थे, तो चर्चा गाजा सीजफायर से ज्यादा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के रिएक्शन की होने लगी। वजह थी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बयान। समिट में अमेरिका और इजिप्ट की अगुवाई में गाजा के लिए शांति समझौते पर दस्तखत किए गए। इसी मंच पर ट्रंप ने इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी की तारीफ करते हुए कहा, मैं ये कहने की इजाज़त नहीं रखता, क्योंकि अमेरिका में अगर किसी महिला को सुंदर कहो तो करियर खत्म हो जाता है, लेकिन मैं रिस्क लूंगा। शी इज़ अ ब्यूटीफुल यंग वुमन। About a woman, that's the end of your political career, but I'll take my chances. Where is she? There she is. You don't mind being called beautiful, right? Because you are. उनके इस बयान पर मेलोनी मुस्कुराने लगी। ट्रंप ने आगे कहा, वो एक बेहतरीन लीडर हैं, इटली में उन्हें बहुत सम्मान मिलता है। ट्रंप के इस बयान के बाद मेलोनी की हंसी वायरल हो रही है। लेकिन इसी समिट में एक और दिलचस्प पल देखने को मिला। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप अर्गन ने मेलोनी से मुलाकात करते हुए कहा, मैंने आपको विमान से उतरते देखा, आप बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन आपको स्मोकिंग छोड़नी होगी। पास खड़े फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने हंसते हुए कहा, इट्स इम्पॉसिबल। इस पर मेलोनी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है, लेकिन मैं किसी को मारना नहीं चाहती। इस छोटे से मोमेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ और इसे समिट का सबसे ह्यूमन मोमेंट बताया गया। हालांकि सबसे ज़्यादा सुर्खियां उस वक्त बनी जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अचानक ट्रंप की तारीफों के पुल बांध दिए। उन्होंने मंच पर ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नामांकित करते हुए कहा, मैं इस महान राष्ट्रपति को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नामित करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने साउथ एशिया में लाखों जानें बचाईं और अब मिडिल ईस्ट में भी शांति लाए हैं। ये कहते वक्त मेलोनी उनके पीछे खड़ी थीं और उनके चेहरे के हाव भाव कैमरे में कैद हो गए। पहले उन्होंने मुंह ढक कर हंसी दबाई, फिर चेहरे पर वो एक्सप्रेशंस आए जिन्हें सोशल मीडिया में मेलोनी का क्लासिक रिएक्शन कहा। वीडियो वायरल हुआ तो एक यूजर ने लिखा, मेलोनी का चेहरा देखकर साफ है कि वो शरीफ की बातों से थक चुकी हैं। एक और ने कहा, मेलोनी के एक्सप्रेशन उस पल के लिए गोल्ड हैं। समिट में ट्रंप और इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने गाजा के लिए नए शांति ढांचे पर दस्तखत किए। इसमें इजरायल और हमास के बीच 2 साल से चल रहे संघर्ष के बाद सीजफायर और मानवीय सहायता की शर्तें तय की गई। लेकिन पूरी मीटिंग के बाद भी दुनिया जिस बात पर सबसे ज़्यादा बात कर रही है वो था मेलोनी का चेहरा, जो बगैर कुछ बोले पूरी कहानी कह गया। और अब अगली खबर इजरायल से है। इजरायल और हमास के बीच 2 साल से चले आ रहे संघर्ष के बीच एक दुखद खबर नेपाल से जुड़ी सामने आई। हमास के कब्जे में रहे 23 साल के नेपाली छात्र बिपिन जोशी की मौत की पुष्टि हो गई है। बिपिन उन 20 छात्रों में से थे जो लर्न एंड अर्न प्रोग्राम के तहत इजरायल के किब्बुत्ज अलुमीम में कृषि परीक्षण के लिए गए थे। 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने दक्षिणी इजरायल पर हमला किया, उसी दौरान बिपिन को अगवा कर लिया गया। बिपिन जोशी उस समय अपने दोस्तों के साथ एक शेल्टर में छिपे थे। हमास के हमलावरों ने वहां ग्रेनेड फेंका, लेकिन बिपिन ने साहस दिखाते हुए उसे दूर फेंक दिया।
उनके इस बहादुरी से कई छात्रों की जान बच गई। हालांकि उसे हमले में 10 नेपाली छात्रों की मौत हो गई। हमले के बाद हफ्तों तक बिपिन का कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन कुछ हफ्तों बाद एक वीडियो सामने आया जिसमें वो खुद को बिपिन जोशी, नेपाल से आया 23 साल का छात्र बता रहे थे। वीडियो से परिवार को उम्मीद मिली कि वो जिंदा हैं। इसी उम्मीद के सहारे 2 साल तक परिवार इंतजार करता रहा। अब 13 अक्टूबर 2025 को हमास की मिलिट्री विंग कस्साम ब्रिगेड ने पुष्टि की है कि बिपिन समेत 4 बंधकों की मौत हो चुकी है। उनके शव इजराइल को सौंपे जाएंगे। इजराइल में नेपाली राजदूत धना प्रसाद पंडित ने बताया कि 13 अक्टूबर की सुबह लगभग 7:30 बजे बिपिन के परिवार से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संपर्क किया गया। इसमें इजरायली अधिकारियों ने उनकी मौत की जानकारी दी। रेड क्रॉस की टीम शवों को लेने रवाना हो चुकी है, जिन्हें डीएनए जांच के बाद नेपाल भेजा जाएगा। बिपिन की मां पद्मा और बहन पुष्पा कई बार इजराइल गईं। उन्होंने वहां राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग और संसदीय स्पीकर आमिर ओहाना से मिलकर बेटे की रिहाई की गुहार लगाई थी। 2 सालों से नेपाल सरकार भी कतर, जॉर्डन, इजिप्ट और अमेरिका की मदद से बिपिन को ढूंढने की कोशिश करती रही, लेकिन 13 अक्टूबर को जारी हुई बंधकों की सूची में बिपिन का नाम शामिल नहीं था। राजदूत पंडित ने बताया कि पिछले कई महीनों से अंतर्राष्ट्रीय टीम गाजा की सुरंगों में तलाश कर रही थी, जो करीब 400 मील लंबी बताई जाती हैं। अंततः इजरायली अधिकारियों ने पुष्टि की कि अब बिपिन के शव की पहचान हो गई है और उसे नेपाल भेजने की तैयारी चल रही है। आखिर में बात करेंगे बिहार चुनाव को लेकर। बिहार में चुनाव की तारीखें तय हो चुकी हैं, लेकिन दोनों बड़े गठबंधन एनडीए और महागठबंधन अभी तक सीटों का बंटवारा तय नहीं कर पाए हैं। 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होने हैं। नतीजे 14 नवंबर को आएंगे, लेकिन उससे पहले पटना से दिल्ली तक मीटिंग्स का सिलसिला जारी है और कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पा रहा। एनडीए ने भले ही अपनी ओर से सीटों की संख्या घोषित कर दी है, लेकिन कौन सी सीट किसके हिस्से में जाएगी, इस पर अभी भी मतभेद है। बीजेपी और जेडीयू दोनों 101 और 101 सीटों पर लड़ेंगे, जबकि चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास को 29 सीटें दी गई हैं। 2 छोटे सहयोगी दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी एचएएम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम 6-6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसके बावजूद एनडीए के भीतर भी सब कुछ ठीक नहीं है। 13 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द करनी पड़ी क्योंकि सीटों को लेकर फिर टकराव हो गया। बताया गया कि जेडीयू ने बिना सहमति के अपने उम्मीदवारों को टिकट देने शुरू कर दिए, जिससे बीजेपी नाराज है। इधर जेडीयू और एलजेपी के बीच पुराना विवाद फिर उभर आया है। सोनबरसा और राजगीर जैसी सीटों पर दोनों दल दावा कर रहे हैं। सोनबरसा से जेडीयू के विधायक रत्नेश सदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं, इसलिए नीतीश इस सीट को छोड़ने के मूड में नहीं है। वहीं चिराग पासवान भी कई जेडीयू सीटों पर दावेदारी जता चुके हैं। बीजेपी इन दोनों के बीच संतुलन साधने की कोशिश कर रही है ताकि पिछली बार जैसी स्थिति दोबारा न बने। 2020 में एलजेपी ने अलग होकर 134 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिससे जेडीयू को भारी नुकसान हुआ था। दूसरी ओर महागठबंधन की हालत और भी खराब है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर ठनी हुई है। कांग्रेस 61 और 63 सीटों से नीचे आने को तैयार नहीं, जबकि आरजेडी उसे इतनी सीटें देने के पक्ष में नहीं है। पिछली बार कांग्रेस ने 70 सीटों पर लड़ा था, लेकिन सिर्फ 19 जीत पाई थी, जिसके बाद उसे हार का जिम्मेदार ठहराया गया। इस बार आरजेडी 130 सीटों से कम नहीं मानना चाहती। इसी बीच लालू यादव ने कुछ उम्मीदवारों को टिकट दे दिया, जब तेजस्वी दिल्ली में कांग्रेस नेताओं से बातचीत कर रहे थे। इससे कांग्रेस नाराज हो गई और उसने टिकट वापस ले ली। वहीं छोटे दलों ने भी गठबंधन का सरदर्द बढ़ा रखा है। विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी ने 40 सीटों की मांग की है और यहां तक कहा है कि जीतने पर डेप्यूटी सीएम पद भी चाहिए। वहीं सीपीआई-एमएल ने 35 से 40 सीटों की मांग की है। अपने 2020 के प्रदर्शन का हवाला देते हुए जब उसने 19 में से 12 सीटें जीती थी। कुल मिलाकर बिहार का चुनावी रण अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन पिच पर अफरा तफरी मची हुई है। एक तरफ एनडीए दिखाना चाहती है कि उसके भीतर एकजुटता है, जबकि अंदर ही अंदर असंतोष उबल रहा है। दूसरी तरफ महागठबंधन में भरोसे की कमी और टिकट्स की खींचतान ने हालत बिगाड़ रखी है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में कौन सा गठबंधन पहले अपने घर का झगड़ा सुलझाता है और असली प्रचार मैदान में उतरता है। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और देखते रहिए आज का जस्ट।